पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो हमारे उन सब्सक्राइबर्स के हवाले से है जो अक्सर ये सवाल करते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी भी स्टॉक को ख़रीदने के बाद उसको वापस जब हमने बेचना होता है तो उसमें हम कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं या कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर हमें किसी शेयर को बेच देना चाहिए और कंपनी में से एग्ज़िट ले लेना चाहिए। याद रहे कि आज की ये जो वीडियो और इसमें जो डिस्कशन है ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है। वो लोग जो कि डे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए शेयर की सिलेक्शन का क्राइटेरिया टोटली डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स की बुनियाद पर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की बुनियाद पर और मूविंग एवरेजेस की बुनियाद पर डिसीजन ले रहे होते हैं। और उनके लिए ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसी हैं और कंपनी ओवरऑल हिस्टोरिकली कैसा परफॉर्म करती है। इसलिए इस वीडियो में जो भी डिस्कशन होगी उसका फोकस सिर्फ इन्वेस्टर्स होंगे। इसलिए इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप एज एन इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट होता है किसी भी शेयर के अंदर, जब आप किसी भी कंपनी के अंदर उसके शेयर में जब आप सरमायाकारी करते हैं तो आपका एक टारगेट होता है। और बहुत सारे लोगों की, मेरे समेत, ये अप्रोच होती है कि मैं जब भी किसी कंपनी का शेयर ख़रीदता हूँ तो मैं एक टारगेट डिफ़ाइन करता हूँ कि इतनी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जब इस कंपनी में से मैंने ले ली तो मैं ये समझूंगा कि इसमें जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो अपना जो मतलूबा हदफ है वो पूरा कर गई है। और उसके लिए आप टाइम लाइन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे 1 साल के अंदर आपको एक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर मिल जाता है, 2 साल के अंदर वाई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिल जाता है, तो उसको आप अपना एक टारगेट डिफ़ाइन करते हैं। तो जब आपका एक मतलूबा टारगेट पूरा हो जाए तो वो एक ऐसा पॉसिबल पॉइंट बनता है जिसके ऊपर आप किसी कंपनी के शेयर में से एग्जिट का सोच सकते हैं। क्योंकि जब आपके टारगेट अचीव हो जाते हैं तो आपने अगर वो टारगेट सोच समझकर, हिस्टोरिकली उसके डेटा को देखकर और मार्केट के हवाले से तमाम जो भी फैक्टर्स हैं उनको मद्देनज़र रखकर, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है और कंपनी की जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों को अगर आपने जहन में रख कर टारगेट सेट किए हैं तो जब आपके टारगेट अचीव हो जाएं तो उसके बाद फिर उस कंपनी में से एग्ज़िट की जो सोच होती है, जो हिकमत अमली होती है, वो एक सेंस बनाती है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स और उसकी जो ओवरऑल जो कारोबारी पोजीशन है उसके अंदर अगर कोई भी नेगेटिव चेंज आ गया है तो उसके बाद ये सेंस बनती है कि आप उस कंपनी में से एग्जिट कर जाएं। याद रहे कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं या इवन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स की भी बात की जाए, एक्सक्लूडिंग द ट्रेडर्स, तो उन सब के लिए किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स, उसकी रेशोज़, उसकी इक्विटी रेशोज़, उसकी जो फाइनेंसिंग हो रही है लेवरेज के हवाले से, फिर उसकी जो डिविडेंड के हवाले से डिफरेंट रेशोज़ होती हैं, फिर कंपनी की जो सेल्स का डेटा होता है, कंपनी के प्रॉफिट्स का जो डेटा होता है, और मार्केट के अंदर कंपनी की जो एक्चुअल में प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो बिज़नेस वैल्यू है या उसकी जो बिज़नेस का जिस तरह का उसका प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर उनका गहरा फोकस होता है और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब अगर आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उस वक्त जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेट्स भी नहीं होते, इसी तरह उनकी जो बाकी रेशोज़ हैं वो भी अच्छी हैं, उनकी कैश फ्लो भी अच्छी है, और कंपनी का जो पास्ट हिस्टोरिकल डेटा है उसमें से भी आपको नज़र आ रहा है कि कंपनी की सेल्स भी ग्रो हो रही हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो रही हैं, कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को भी अच्छा पे कर रही है। तो वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें किसी भी कंपनी में एंट्री एक सेंस क्रिएट कर रही होती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप ये देखें कि किसी कंपनी के फंडामेंटल्स में बहुत बड़े मसाइल पैदा होना शुरू हो गए, कंपनी बहुत ज़्यादा कर्ज में गिरती चली जा रही है और उसकी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो इम्पैक्ट हो रही है, डेट टू इक्विटी रेशो इम्पैक्ट हो रही है, इसी तरह उसकी करंट रेशो में आपको नज़र आ रहा है कि उसकी जो करंट एसेट्स हैं उससे उनकी करंट डेट्स कहीं ज़्यादा हो चुके हैं, और बाकी बहुत सारी रेशोज़ हैं, उससे आपको अगर ये नज़र आ रहा हो कि कंपनी अपने फंडामेंटल्स में वीक होती जा रही है और जो कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं वो भी मार्केट के अंदर अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उसके कोई ऐसे कंपेटिटर्स आ रहे हैं जो उससे बेहतर वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, उससे बेहतर मार्केट में अपनी पेनिट्रेशन कर रहे हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बाद किसी कंपनी के शेयर में से एग्जिट का डिसीजन लेना बेहतर अप्रोच होती है। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है जिसमें आपको किसी कंपनी के शेयर्स में से एग्जिट का या उस कंपनी के शेयर्स को सेल करने का सोचना चाहिए, वो ये है कि जब भी आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो उस वक्त देयर इज़ नो हार्म कि आप किसी एक कंपनी के शेयर में से एग्जिट कर जाएं।
स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो हाईली लिक्विड होती हैं। जब भी चाहें आप किसी कंपनी के शेयर्स को बेच सकते हैं, और कोई भी दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है स्टॉक मार्केट के अंदर या स्टॉक मार्केट से बाहर, तो आप उसको अवेल करने के लिए उस कैश को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेट सपोज के कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम अनाउंस होती है जिसमें गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स हैं, कुछ शरिया कंप्लाइंट बॉन्ड्स हैं, इफ़ यू आर मच कंसर्न अबाउट द रिलीजियस पर्सपेक्टिव, कुछ शरिया कंप्लाइंट बॉन्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके हवाले से बात करें, तो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स एक ऑप्शन है। तो जब उनको नज़र आ रहा हो कि इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं, तो वो डेफिनेटली उसको एज अ बेहतर ऑप्शन यूज़ कर रहे होंगे। तो इस तरह की सिचुएशंस पैदा होती हैं जिसके अंदर फिर आपके लिए ये बेहतर होता है कि आप बेहतर अपॉर्चुनिटी को तलाश करें। इसी तरह अगर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपको नज़र आ रहा हो कि कुछ और कंपनीज़ हैं जिसके अंदर इस वक्त अगर आप एंट्री लेते हैं तो पोटेंशियली आप बहुत अच्छा गेन हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कैश की शॉर्टेज है, तो आप जो एग्जिस्टिंग आपकी होल्डिंग्स हैं उनमें से कुछ को सेल करके आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए कदम उठा सकते हैं। उसके बाद जो चौथी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है या चौथा ऑप्शन है वो ये है कि जब भी कोई कंपनी एक्विजिशन में जा रही हो, जिस कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, अगर कोई दूसरी कंपनी उसको अक्वायर करने लगी है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे होता है कि ड्यूरिंग द एक्विजिशन और बिफोर द एक्विजिशन उस कंपनी के शेयर की प्राइस जंप करती है और ऊपर जाती है। लेकिन ये भी आपको पता होता है कि जब एक्विजिशन हो जाएगी तो उसके बाद इस कंपनी की चूँकि मर्जर हो रहा है दूसरी कंपनी के साथ या दूसरी कंपनी इसको अक्वायर कर रही है, तो फंडामेंटल्स भी चेंज हो जाएंगे, कंपनी का जो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर तब्दीली आएगी, इसका बिजनेस मॉडल भी चेंज हो सकता है, नई मैनेजमेंट आ सकती है और बहुत सारी चीज़ें जो चेंज हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर आप समझते हैं कि आपने जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था, जिस कंपनी को आपने इवेलुएट किया था, उसके लिए रिसर्च की थी, अब अगर वो कंपनी कोई और कंपनी उसको अक्वायर करने जा रही है, तो फिर आपके लिए ये सारा जो होमवर्क होता है ये रीडू करने वाला होता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी बेहतर ऑप्शन यही होता है कि फिर आप उस कंपनी में से एग्जिट कर जाएं और जो भी आपकी होल्डिंग्स हैं उससे निकल कर दोबारा अगर आप जिस कंपनी ने उसको एक्वायर किया है उसके अंदर अगर आपने जाना है या किसी और भी कंपनी में जाना है, दैट्स प्योरली अ सेपरेट इंडिपेंडेंट डिसीजन। लेकिन उस कंपनी में से जब वो एक अच्छा प्रॉफिट आपको दे रही हो तो उस वक्त एग्जिट करना ही एक बेहतर स्ट्रेटेजी कंसीडर की जाएगी। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि जब आपको कैश की ज़रूरत हो, ये तो एक ऑब्वियस सा पॉइंट है कि ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट की होती है, तो अगर आपको इमरजेंसी में उसमें से कुछ कैश की ज़रूरत पड़ गई है, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट अनलाइक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के अंदर आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपने कोई प्लॉट लिया हुआ है या कोई घर या फ्लैट वगैरह लिया हुआ है, तो उसके लिए आपको सेलर ढूंढना और अच्छी कीमत के ऊपर उसको सेल करना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है क्योंकि मार्केट के अंदर हर वक्त आपके लिए बायर्स मौजूद नहीं होते उस केस के अंदर। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर जब आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो स्टॉक मार्केट के अंदर आप रेगुलर मार्केट के अंदर, ऑड मार्केट के अंदर या कहीं कभी भी आप चाहें तो स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को लिक्विडेट कर सकते हैं, उसको कैश में कन्वर्ट करके आपकी जो कैश की ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑब्वियस सी रीज़न है कि जब कभी आपको कैश की ज़रूरत हो और आप समझें कि किसी कंपनी के शेयर जो आपके पास हैं अगर वो ऑलरेडी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुके हैं या उस कंपनी में से एग्जिट मेक सेंस करता है, तो फिर जो अवेलेबल आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, जो ज़्यादा कंपनीज़ के आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो उनमें से आप बेहतर तौर पे जांच पड़ताल करके कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें से आप एग्जिट कर सकते हैं और उसमें आपको कहीं किसी अपॉर्चुनिटी लॉस भी आपको नहीं होगा। क्योंकि अपॉर्चुनिटी लॉस का मतलब ये होता है कि हो सकता है किसी कंपनी का आज आपने शेयर्स बेच दिए हैं, तो वो एक ऐसी कंपनी हो जो कि अगले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करने की पोजीशन में हो। तो अगर आप इस तरह की चीज़ कर जाते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी का लॉस होता है। लेकिन जब आपको कैश की ज़रूरत हो तो आपको जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उन्हीं में से किसी एक को लिक्विडेट करना पड़ सकता है, जो कि एक राइट ऑप्शन है टू टू गेट सम कैश। उसके बाद जो छठा पॉइंट है वो ये है कि जब कभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो याद रखिए कि बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी गलती कर सकता है, उसकी भी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो मिस कैलकुलेटेड हो सकती हैं, और किसी कंपनी के शेयर के अंदर उसने जंप इन किया तो वो गलत अप्रोच के साथ भी कर सकता है। तो अगर आप कहीं गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर गए हैं तो उसमें से एग्जिट करना ही बेहतर होता है, क्योंकि एक विनरी और लेजेंडरी जो इन्वेस्टर हैं वारन बफेट, उनका एक मशहूर कॉल है कि अगर आप किसी घड़े के अंदर गिर गए हैं तो सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि आप अपने आप को मजीद उसके अंदर धंसने से बचाएं। तो यही रूल अगर अप्लाई करें आप स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर आपने खुदा न खास्ता किसी गलत कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली फॉर एनी ऑब्वियस रीजन, मे बी कि आपकी अपनी कैलकुलेशंस गलत थी, या मे बी आप किसी की बातों में आ गए, या मे बी कि
आपने जो सोचा था उसके ऑपोजिट फॉर इकोनॉमिक फैक्टर्स, फॉर द कंट्रीज ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन या इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से कुछ ऐसा वैसा हो गया कि आपने जिस कंपनी के अंदर या जिस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया तो वहाँ पर आपको लग रहा है कि वो आपकी एक गलत इन्वेस्टमेंट थी, तो फिर उस गलत इन्वेस्टमेंट को देखते रहना और उसमें लॉस को अपने मज़ीद बढ़ाते रहने से बेहतर होता है कि आप उसमें से एग्जिट कर जाएं। तो ये भी एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसके ऊपर सेलिंग ही आपके लिए एक राइट अप्रोच होगी कि जितना नुकसान आपने कर लिया वो तो कर लिया, लेकिन अब आपने अपने नुकसान को मज़ीद मल्टीप्लाई होने से बचाना है। इसके बाद सातवां और आखिरी पॉइंट कि जिसके ऊपर आपने अगर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी भी स्टॉक के अंदर तो उसको आप सेल करें। तो वो ऑप्शन ये है कि आप अगर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहते हैं या रीएडजस्ट करना चाहते हैं तो इस केस में भी आपको ऐसा करना चाहिए। कोई भी शख्स जब अपना पोर्टफोलियो बनाता है, पोर्टफोलियो के हवाले से ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं इस चैनल के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं, और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है इसको भी मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो टाइम टू टाइम आपको उसके अंदर कुछ रीबैलेंसिंग की या रीएडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि अब कंपनीज़ की डायनामिक्स चेंज होती रहती हैं, आपकी जो अपनी रिस्क अपेटाइट है उसके अंदर चेंज आती रहती है, फिर आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं। इसी तरह जब आपके कुछ टारगेट्स अचीव होते रहते हैं तो उसके बाद आपने अपने आप को और अपनी इन्वेस्टमेंट को रीबैलेंस करना होता है। अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी आपको देखना होता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो के अंदर चेंजेस लाना होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी रीबैलेंसिंग पर्पज़ के लिए या रीएडजस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी आप अपनी जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स हैं उनको सेल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ ऑब्वियस सी रीज़न जिनकी बुनियाद पे आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट शेयर्स हैं उनको सेल करने का सोचना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स कर रहे होते हैं कि जब उनको प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो इमीडिएटली उन्होंने सेल कर दिया, जब कोई कंपनी थोड़ा सा नीचे चली गई तो इमीडिएटली पैनिक क्रिएट हुआ और उन्होंने उसको बेच दिया। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो उस केस में तो डेफिनेटली आप स्टॉप लॉसेस वगैरह भी यूज़ कर रहे होंगे और उस केस में तो इन चीज़ों की सेंस भी बनती है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने पैनिक नहीं करना, आपने घबराना नहीं है। अगर कंपनी का शेयर थोड़ा सा नीचे आ गया और आपको पता है कि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, आपने कंपनी का शेयर अच्छी रिसर्च करके लिया है, तो आपको बिल्कुल भी उसके ऊपर किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह किसी कंपनी का शेयर अगर थोड़ा सा ऊपर चला गया है तो उस वक्त फ़ौरन से आपने ये नहीं करना कि आपने अपना प्रॉफिट बुक किया और उसमें से भाग गए, क्योंकि जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं तो फिर आपका विजन भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो एक बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे डे ट्रेडर्स की सेंस की अप्रोच के तहत अगर आप बाय सेल करना शुरू कर दें तो फिर आप एक प्रॉपर इन्वेस्टर नहीं बन सकते, और जो कंपनीज़ ख़ास तौर पे स्टेबल कंपनीज़ होती हैं, ब्लू चिप कंपनीज़ होती हैं या वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, उनसे जो एक्चुअल में आपने जूस एक्सट्रैक्ट करना होता है उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है। तो टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और आपने वक्त के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो को तो ज़रूर एडजस्ट करना है, लेकिन ऐसे कभी नहीं करना कि आपने इन अ सिंगल शॉट कंपनीज़ के शेयर खरीद लिए बेच दिए, खरीद लिए बेच दिए, क्योंकि ये अप्रोच इन्वेस्टर्स की अप्रोच नहीं होती, ये सिर्फ ट्रेडर्स की अप्रोच होती है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। ये जो 7 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई पॉइंट्स आ रहे हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट ऑफ अदर्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।